नमस्ते दोस्तों। मैं आप सबों का इस इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस के सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम इस सेशन में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड रह जाती हैं, जो हमारा ध्यान ले ही नहीं पाती, जबकि वो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, हम सब हेल्थ की बातें तो करते रहते हैं। कभी अपने फिजिकल हेल्थ की बात कि हमें स्वस्थ रहना है और हमें हर एक बीमारी से दूर रहना है। अपने मार्क्स की बातें करते हैं, अपने परफॉर्मेंसेस की बातें, कितना प्रोडक्टिव बनना है लाइफ में, कितने टारगेट्स हैं जिनको अचीव करना है, क्या क्या प्रमोशंस चाहिए। हर एक चीज़ के लिए हम अपनी लाइफ में तत्पर होते हैं और अपने गोल को पाने के लिए अपने जो निर्धारित हमारा जो भी उद्देश्य है उसके लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित भी हो जाते हैं। पर एक चीज जिसके बारे में हम सब जानते हुए भी जानबूझकर चुप रह जाते हैं, हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हमें पता है कि वो हमारे जीवन के हर एक पावदान पे, हर एक कदम पे प्रभाव डालने वाली है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं। आप सबको सच बताऊं तो ये किसी एक की गलती नहीं है मेरे दोस्तों। ना तो किसी स्कूल की गलती है, ना पेरेंट्स की गलती है, ना टीचर्स की गलती है, ना कॉरपोरेट कल्चर की गलती है। क्योंकि अगर हम गलतियां गिनाने लगे ना तो हर किसी को कटघरे में खड़े कर देंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि उस गलती में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की थी। तो इसी जो कहीं ना कहीं जो अलगाव हो गया है, कहीं ना कहीं जो दूरी उत्पन्न हो गई है अपने ही इमोशंस के साथ, हम जानबूझकर अपने इमोशन को अंत तक इग्नोर करते रह जाते हैं, ये सोचकर कि कहीं मेरी कमजोरी सामने ना आ जाए, कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं, कहीं मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने से रुक ना जाऊं। और ये कहीं की सोच 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 कर हम जहाँ जाना होता है उससे काफी पहले रुक जाते हैं। तो आपको अगर मैं बताऊं, अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में सिलेबस कंप्लीशन एक सबसे बड़ा टास्क होता है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सिस्टम के लिए। और सब के सब सिर्फ उसी में इन्वॉल्व होते हैं कि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा डिजाइन सिलेबस है, जो फॉर्मेट है, वो कैसे भी पूरा होना चाहिए। चाहे हमारे क्लास के बच्चे में आधे से ज्यादा को समझ में आए ना आए, कुछ उसका प्रभाव पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, जस्ट ये सिस्टम है, हमें इनको कैसे भी एग्जाम दे करके बता देना है कि तुमने ये समझ लिया, कर लिया। उन सब बीच में हम ये नहीं देखते कि कई बच्चे अगर हमारे साथ, क्योंकि हम मान रहे हैं कि एक एवरेज बच्चा इसको समझ जाएगा, एक एवरेज बच्चा इसको कर लेगा, पर क्यों नहीं कर पा रहा है, कहाँ चूक हो जा रही है, क्यों हम कह रहे हैं किसी बच्चे को अरे इसका तो हमेशा से ऐसा ही बिहेवियर है, अरे ये बच्चा तो कभी सही से बात कर ही नहीं सकता, अरे ये तो हमें कभी रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता। मेरे दोस्तों, ये हमेशा उसके, अगर हम जड़ों में जाकर सोचेंगे, उसकी जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका बिहेवियर नहीं है जो हमें आज नजर आ रहा है। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसे हमें समझना पड़ेगा। अगर हम कॉरपोरेट्स की बातें करें, कुछ आगे निकल कर, वहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस की बातें होती है। वहाँ पर भी जो बॉसेस हैं, यानी कि जो सीनियर हैं, उनकी बात सुनी जाती है तो सब सही सा लग रहा होता है, और जैसे ही आप उसके अगेंस्ट जाओ तो प्रेशर बढ़ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, कहीं ना कहीं वो मिसकम्युनिकेशन होता है, कहीं ना कहीं वो ईगो गैप आता है, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग दिखाने के लिए अपने इमोशंस को हमेशा हमेशा छिपाने लगते हैं। और सिर्फ छिपाना एक बात नहीं होती है, उसको छिपा के दबा के बिल्कुल ही छोड़ देते। जैसे कि हमने कुछ बड़ा सा बोझ अपने छाती पर रखा और उसके तुरंत बाद बस चलो आज पार्टी कर लेते हैं, आज एंजॉय कर लेते हैं, और उनको हम दबा करके और कहीं किनारे रख देते। और हमें सुनने भी यही मिलता है हमेशा, अरे सब ठीक हो जाएगा, सब सब सही हो जाएगा, तुम स्ट्रांग बनो, ज्यादा मत सोचो इस सब के बारे में, अपने आप सब सही हो जाएगा। मेरे दोस्तों, एक बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि सिर्फ सोचने से अगर कुछ हो जाता, और सिर्फ बैठने से अगर कुछ हो जाता, सिर्फ इग्नोर करने से अगर कुछ हो जाता, तो आज हम सब के सब
बिना किसी एफर्ट के स्वस्थ होकर के और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते। पर आपको बता दूं, जो अंदर चल रहा होता है ना, उसके लिए हमारे पास कई समय में समय ही नहीं निकल पाता। ना तो उसके लिए हमें कोई भाषा मिलती है, ना उसके लिए कोई प्रॉपर जगह मिलती है, और वो सही वक्त, सही समय, सही जगह कभी मिलती ही नहीं, और हम उन चीजों को अपने ही अंदर दबाकर और कहीं दफन कर देते हैं। आपको पता है कि कई बार बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना, क्लासेस में या फिर घर पे। कभी आपसे वो ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, या फिर कभी उनका जो एग्रेशन होता है वो अपनी चीजों पर निकल के आता है। और जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और फिर जब आप उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये उनका जो रिएक्शन है, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज की एक परत जमी हुई थी, और वो इमोशनल एक्सप्रेशन अब भी उनका निकल के आ रहा है। तो इसी इमोशन को चैनलाइज करना बहुत जरूरी होता है इस लाइफ में सरवाइव करने के लिए। इस प्रेशर को सस्टेन, मतलब बर्दाश्त, जो भी प्रेशर है, देखो हम ना तो किसी इंसान को चेंज बदल सकते हैं, ना इस सिस्टम को बदल सकते हैं। तो बदलना है तो हम किसको बदल सकते हैं? अपने आप पे काम कर सकते हैं। तो इन जगहों पे एक चीज बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप पर अगर काम करना चाहते हैं, अपने इमोशन पर काम करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को प्रॉपरली एक्सप्रेस करके अपने एनर्जी को चैनलाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को समझना होगा। हमें अपने इमोशंस को नॉर्मलाइज करना होगा। ये रोना बेवकूफ़ों का काम है, ये रोना कमजोरों का काम है, ये गुस्सा होने वाला आदमी सबसे बेवकूफ़ है। एक एक इमोशंस का जो एक्सप्रेशन है, जिसको हम फीलिंग कहते हैं, जो हमारा बाहर निकल के आता है, जिसको हम महसूस करते हैं, उन सब की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। इसी में हम हेल्दी इमोशंस और अनहेल्दी इमोशंस की बात करते हैं। आपने सुना होगा, कुछ इमोशंस को पॉजिटिव कहा जाता, कुछ इमोशंस को नेगेटिव कहा जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉय, हैप्पीनेस को बोलोगे कि ये तो पॉजिटिव है, मैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, और एंगर, हेट्रेड, ये सब जो है नेगेटिव इमोशंस हैं, आई डोंट वांट देम। पर आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशंस भी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिना एंगर के आप बताओ कैसे अपने आइडेंटिटी को उन लोगों के सामने पेश करोगे जो उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना चाहते हैं? बिना फियर के आप बताओ आप कैसे इतने चार दीवारी में अपना इतना स्ट्रांग घर बनाकर रह रहे हो? तो हर एक जो फीलिंग की एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब दायरा यहाँ आता है, जो बाउंड्री है वो यहाँ आता है कि क्या ये इमोशन यहाँ पे मेरे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये मुझे अपने एक्सप्रेशन में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है या नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ पे जरूरत आती है उस अवेयरनेस की, उस कॉन्शियसनेस की, कि हम कितने चेतन अवस्था में हैं, कितने जागे हुए हैं कि अपने इमोशन को समझ पाए। तो ये कोई, आपको अगर मैं बताऊं, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, ना तो स्टूडेंट्स पे, ना टीचर्स पे, ना पेरेंट्स पे, ना ही किसी प्रोफेशनल पे। इमोशनल हेल्थ हम सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए बेहद जरूरी चीज है। जैसे आप ब्रश करते हो रोज ताकि आपके दांत मजबूत हो, आप नहा लिया करते हो ताकि आपकी बॉडी में जो भी गंदगी है वो हर रोज निकल जाए, उसी तरीके से आपके इमोशनल हेल्थ के लिए, इमोशनल अवेयरनेस के लिए आपको अपने इमोशंस को चेक करना भी उतना ही जरूरी है। अभी आप देखो कि लोग अगर बीमार पड़ते हैं, तो जब बहुत ज्यादा बीमारी हो जाती है, तेज दर्द हो जाता है, अनबेरेबल हो जाता है, तब वो डॉक्टर को विजिट करते हैं। तो फिजिकल हेल्थ को भी तब तक इग्नोर किया जाता है जब तक कि वो आपको
पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। उसी तरीके से अगर आप इमोशनल हेल्थ की बात करो, जो इमोशनल हेल्थ है वो फाउंडेशन है बाकी सारे हेल्थ की। आप इमेजिन करो, अगर आप इमोशनली फिट नहीं हो, अगर आपके अंदर ही अंदर कोई दर्द पल रहा है, तो आप कैसे कभी भी उस चीज को बिना एक्सप्रेस किए हुए, उसको बिना काम किए हुए फिजिकली फिट रह सकते हो? क्योंकि आपका मन हमेशा बेचैन रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ शांति की तलाश या कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को तलाश कर रहा होगा जहां आप खुद को बेहतर समझ पाए, कर पाए। तो जैसे आप फिजिकल पेन को इग्नोर नहीं कर सकते और आप उसके लिए डॉक्टर को विजिट करते हो, वैसे ही आप इस बात का ध्यान रखो कि जो आपका इमोशनल पेन है, उसको इग्नोर करना बिल्कुल भी कभी भी आपके लिए, आपके सेहत के लिए सही नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ा हाई टाइम है हमारे लिए, जो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इतना सारा हमारे लाइफ में ऑलरेडी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो इस मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज ऑफ ऑल द काइंड ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, ये जो रिसेशंस हो रहे हैं जॉब में, तो इन सब जगहों पे ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने फीलिंग्स के ऊपर काम करें। और इन फीलिंग्स के साथ अगर हम प्रॉपरली अवेयरनेस के साथ काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हमें सामने नज़र आते हैं, जो अगर हम अवेयर ना रहें तो बंद नजर आते हैं। तो हम अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, और हम अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने जो प्रियजन हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं खुद अवेयर हूँ, तो अब मेरे अवेयरनेस से मेरे आसपास के लोगों को क्या मिल सकता है। उसके बाद अगर आप जानो तो स्कूल्स में अगर हम बात करें, बच्चों की अगर बात करें, क्योंकि ये सेशन स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनको हम सबसे ज्यादा सप्रेस करते हैं, सबसे ज्यादा ये कह करके उनको चुप करने की कोशिश करते हैं कि अरे तुम्हारे जमाने में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जमाने में सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, फिर भी तुम रोते रहते हो, हम तो लालटेन की दुनिया में जिए हैं, हमने ये किया हुआ है, हमने तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ा है, हमने तो ऐसी मुश्किलें देखी हैं, हम तो अपने पिताजी के सामने एक शब्द बोल नहीं पाते थे, तुम्हारे जमाने में ऐसा। तो जब हम ये कंपैरिजन करते हुए चलते रहते हैं और इन बच्चों पे अपने जनरेशन की सारी चीजों को थोपते हुए आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ड्रिफ्ट पैदा हो जाता है। तो ये जो सेशन है जो आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ ले रही हूँ, ये मैं आपको कोई भी इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन बॉम्बिंग नहीं कर रही, है ना? क्योंकि आपको भी मालूम है आज के डेट में आप यूट्यूब खोलोगे आज और हजारों ऐसे सेशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करो और एआई के इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां देखना चाहो, आपको इंफॉर्मेशन की भरमार मिलेगी। सबका बेशुमार सागर पड़ा हुआ है ना? तो अभी हम किसी सवाल जवाब में, किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग में नहीं रहेंगे। यहाँ पे हम एक छोटी सी बात करेंगे कि अगर हम इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू करें, स्कूल में, वर्क प्लेसेस पे, अपने घरों में, तो पता है हम कितना कुछ हील कर सकते हैं, और शायद बहुत सारी चीजों को टूटने से पहले बचा भी सकते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो टूट रहे हैं, जिनको कुछ भी सामने नजर नहीं आ रहा है, उन सब के लिए हम फिर से एक नई उम्मीद जगा सकते हैं, एक नई आकांक्षा जगा सकते हैं। तो उन्हीं आकांक्षाओं को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, उन आकांक्षाओं पे मन से और अपने पूर्ण जो भीतर की ऊर्जा है उसके साथ काम करने के लिए, चलिए हम इमोशनल हेल्थ के ऊपर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। ठीक है? तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस की अगर हम बात करें, हमारे पास कितने तरीके के इमोशंस हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त पे, तो थोड़ा वक्त लगाइए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं, और अपने इमोशंस को आप कितना तक समझ पाते हो, है ना? जो कुछ भी चल रहा है आपके शरीर में, आपके मन में, आप उससे कितना कनेक्टेड हो।
तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि ये सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इमोशंस क्या हैं, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। और कैसे कैसे इमोशंस हैं हमारे भीतर जिन्हें हमें समझना चाहिए धीरे धीरे करके। और ये इमोशन हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं इसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा। और क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम आज के सेशंस में बात करेंगे। सबसे पहला जो सवाल था कि इमोशन है क्या। अब इमोशन के बारे में अगर आप बताओ तो आपका जो भी शरीर है, वो शरीर और आपका दिमाग जो कुछ भी चल रहा है उसके हिसाब से हमेशा अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कर रहा होता है, उसका अपना रिएक्शन चल रहा होता है। तो जैसे आपने नी जर्क रिएक्शन के बारे में सुना हो कि अगर कोई आपके नी पे एक हथौड़ा मारने की कोशिश करे तो आप सट से अपने नी को दूर करोगे, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, इमोशनली भी हमारा जो भीतर अपने प्रतिक्रिया चल रही है अपने शरीर में, अपने दिमाग में, वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है। अगर कुछ हर्टफुल चल रहा है तो फॉर श्योर उसके लिए हमें उदासी होगी, सैड फील करेंगे, हम डिप्रेस्ड फील करेंगे, और ये बहुत ही नेचुरल है। तो अगर किसी ने हमें इतना हर्ट कर दिया कि अब उस बात को लेकर के हमें या तो गिल्ट फीलिंग हो रही है कि हमने उसके साथ कनेक्शन क्यों बनाया, या फिर ऐसा लग रहा है कि हम उसके साथ ऐसा ना बात करते तो शायद ऐसा हो जाता, या फिर वो ऐसा कैसे कह सकता है मेरे से। तो वो जो फीलिंग है जो आपको तभी फील हो रहा है उस सैडनेस की, और जिसकी वजह से आप रोने लगो, ये आपकी कमजोरी कतई नहीं बताता है। इस बात को गांठ बांध ले कि अगर आप रो रहे हो या कोई और रो रहा है, ये कमजोरी की निशानी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से कंडीशनिंग आती चली है कि कोई रो रहा है मतलब अरे तुम इतने कमजोर हो तो कैसे रो सकते हो, रोना बंद करो। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई रो रहा हो उसको सब लोग चुप कराने के लिए आ जाएंगे। अगर आप उनको चुप कराने की जगह अपना कंधा दे दो ना, दोबारा उस बात के लिए वो बंदा शायद ना रोए, है ना। क्योंकि आपने उसको वहीं पे बीच में रोक दिया ना, वो जो नेचुरल रिस्पॉन्स था वहीं पे रुक गया। तो वो कहीं ना कहीं फिर तो आके बाहर आएगा ना। इसलिए रोना आपने देखा होगा कि जब, और ये ऐसा नहीं है कि आज आपको बताई जा रही है, हमारे कल्चर में जब कभी कोई डेथ होती है, आपको पता है ना कि ड्रम बजाकर छाती पीट कर रोया जाता है। और इसका भी बहुत ही बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि जब आप छाती पीटकर और ड्रम बजाकर उस तरीके से रोते हो तो ये कोई खुशी जाहिर करना नहीं होता है। उस आवाज के साथ, उस तरीके से आप अपने भीतर का जो भी दर्द है उसको बाहर निकालते हो। तो ये तो कहीं भी नहीं बताया गया कि ये कमजोरी है। फिर जब हम अपने इमोशंस को जान लेते हैं तो उससे क्या होता है ना कि हम अपने सिचुएशन को और भी अच्छे तरीके से जान पाते हैं। अगर हमें पता है कि ऐसा अगर कुछ मेरे साथ हो रहा है तो इसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ऐसा मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हम फिर अवेयर होंगे। जैसे हमें पता है कि मेरे सामने ये नाला है और इस नाले की तरफ अगर मैं जाती हूँ तो मुझे पैल्पिटेशन होता है, मैं उसमें गिर सकती हूँ, लड़खड़ा सकती हूँ, तो मैं केयरफुल रहूंगी उस नाले की तरफ जाने के तरफ के लिए, या फिर उधर जाना भी या नहीं जाना है, और अगर उधर जाना है तो कितना केयरफुल होके जाना है। सो दिस इज हाउ वी रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट और बी अवेयर अबाउट आवर इमोशंस, कंसिडरिंग वट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। और ये हमें अपने डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है अगर हम अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं। आप जानते हो ना कि अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ आपके बॉडी में चल रहा है, आपके माइंड में चल रहा है, और ये इसकी वजह से चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से हर एक प्रॉस एंड कॉन्स को सामने डालकर उस स्वॉट एनालिसिस को प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये डिसीजन आपका प्रॉपर होगा, उस डिसीजन के हिसाब से आप एक्शन जो है अप्रोप्रिएट ले पाओगे। तो ये छोटी सी बात है कि ये इमोशन ना तो गुड होता है और ना बैड होता है। तो आप, ये जो हमने अभी बात की ना पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन की, तो इन पॉजिटिव इमोशन को आप कभी भी पॉजिटिव को गुड के साथ और नेगेटिव के बैड के साथ कोरिलेट मत करो। दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। कि आपके लिए हो सकता है कि कभी फियर बहुत जरूरी है। आपके लिए हो सकता है जब आप स्ट्रेस की बात करते हो, आपको मालूम है ना कि कई बार जो गुड स्ट्रेस हम उसको कहते हैं, वो गुड स्ट्रेस क्या है, वो स्ट्रेस जो आपको
अपने जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। वो स्ट्रेस जो आपको प्रिपेयर कराता है आगे के किसी भी सिचुएशन के लिए। वैसे ही फियर की अगर हम बात करें, कई बार फियर जो है, खासकर हम छोटे बच्चों की अगर बात करें, बिना फियर के वो कैसे सीख पाएंगे कि आग से वो जल सकते हैं, पानी में वो डूब सकते हैं। तो अब देखो, अगर वो फियर हमारे भीतर ना रहा तो हम तो कभी भी समंदर में चल जाए और फिर निकले ही नहीं। और ऐसा केसेस भी हो रहा है, अगर आपको मालूम हो तो। लोग उस फियर को त्याग कर और उन जगहों पे जाते हैं जहां पे वार्निंग की साइन होती है, और फिर बच के आ ही नहीं पाते। तो बस ये जानिए कि कोई भी इमोशन ना तो गुड होता है ना बैड होता है, ये बस एक सिग्नल है ना। अब हमारे पास तीन तरीके के इमोशंस हैं, इनको तीन छोटे छोटे कैटेगरीज में बांटा गया है। तो अगर आप बेसिक इमोशंस की बात करो, जैसे हम अभी बेसिक इमोशंस की बात कर रहे थे कि आप अच्छा हैप्पी फील करते हो, सैड फील करते हो, तो ये बेसिक इमोशन हुआ। अलग अलग तरीके के हमारे पास बेसिक इमोशंस हैं, 6 तरीके के इमोशंस हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे अभी। फिर उन बेसिक इमोशंस को मिला करके कॉम्प्लेक्स इमोशन बनाता है, ठीक है। जो आपके बेसिक इमोशन है उसमें हम और भी अपने थॉट्स और उसमें कुछ मीनिंग डाल करके उन इमोशन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जब बहुत सारे इमोशंस एक साथ मिल करके और दो अपोजिट इमोशंस मिल करके मिक्स्ड इमोशंस बनाते हैं, तो ये तीन तरीके के इमोशंस हैं हमारे पास। इन तीन तरीके के इमोशंस को हम एक एक करके समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक इमोशंस। अब बेसिक इमोशन क्या है? ये बचपन से आपके पास आया हुआ है, जब आप जन्म लिए हैं तब से आपके पास ये इमोशंस हैं। ये पूरे यूनिवर्स में, मतलब हमारे प्लेनेट पे अगर आप बात करो, सबके पास ये सिमिलर काइंड ऑफ इमोशंस हैं। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप फॉर श्योर खुश होगे, आपसे कोई कुछ छीन के ले जा रहा है फॉर श्योर आप दुखी होगे। तो ये सब क्या है? बेसिक इमोशन है जो पूरे दुनिया में हर कोई एक तरीके से जिनको महसूस हो पाता है। और ये मतलब नी जर्क रिएक्शन की हम जब बात कर रहे हैं ना, कि जो कुछ सिचुएशन है उस हिसाब से आप वो फील करते हो। तो ये 6 बेसिक इमोशंस हैं, आप देखो, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिस्गस्ट और सरप्राइज। तो ये 6 बेसिक इमोशंस माने गए हैं जिनसे फिर हम बाकी कॉम्प्लेक्स इमोशंस बनते हैं। अब ये सारे इमोशंस ऐसे हैं जो हर कोई फील करते हैं, है ना। कभी आप को अगर कुछ मिल गया, कुछ आपने पा लिया, तो फिर वो हैप्पीनेस होता है। कुछ अगर खो गया, कुछ आपका चला गया, तो उससे फिर सैडनेस या फिर एंगर आता है ना। अब कॉम्प्लेक्स इमोशन क्या है? जब आप उन इमोशंस को, इन 6 इमोशंस को अपने जीवन में महसूस करते हुए और उसको अपने थॉट से कॉग्निटिवली उसको सोचते हो, उसके बारे में करते हो, तो वो फिर आपके जो मेमोरीज हैं, आपके वैल्यूज हैं, मिल करके फिर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और ये जो है हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो उस समय पे फील कर रहे हो सिचुएशन में, सब लोग वैसा ही उसी तरीके से फील कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें गिल्ट आ गया, प्राइड आ गया, शेम, जेलसी, एम्बेरसमेंट, लव, ग्रीफ, ये सब कंडीशनिंग के ऊपर है। जो आपने बेसिक इमोशन देखा वो क्या था? इननेट था, यानी कि इनबॉर्न था। जब जब से आप जन्म ले रहे हो आप इन चीजों को वैसे फील करते रहे हो। वो सिंपल इमोशंस हैं। अब उन सिंपल इमोशंस को अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, अपने जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से आप ये सारे फीलिंग को महसूस करते हो। जैसे कि आपने कुछ हो सकता है कि कोई इंसान क्लास में, हम स्टूडेंट की बात करें अगर, कि क्लास में उसने कुछ किया और कुछ बदमाशी करने के बाद टीचर ने उसको डांटा, और डांटने के बाद बोला कि मैं तुम्हारे पेरेंट को भी कंप्लेन करूंगी। अब उसको गिल्ट हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों कर दिया। पर जरूरी नहीं है कि उस सिचुएशन में हर एक स्टूडेंट उस तरीके का गिल्ट फील करे। हो सकता है किसी को उसी सिचुएशन में प्राइड फील हो जाए, किसी को शेम फील हो, है ना। कोई दूसरा बच्चा जो है वहां उसको जेलसी फील हो। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, इट इज पॉसिबल। कोई वहां पे एम्बेरेस्ड हो सकता है। तो हर एक को ये फीलिंग उस सिचुएशन के हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से, अपने कंडीशनिंग के हिसाब से होती है। तो जो भी हम इस कॉम्प्लेक्स इमोशन की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे अपने वैल्यूज पे, हमारे कैसे थॉट्स हैं उसको लेकर के, और जो हमने सोशली लर्न किया है, जो समझा है। अब आते हैं मिक्स्ड इमोशंस पे। तो आपने कॉम्प्लेक्स इमोशन देखा, जो बेसिक इमोशंस हैं उसके ही कई रूप मिल करके आपको कॉम्प्लेक्स बनाया। अब मिक्स्ड इमोशन क्या होता है? कि आप 2-3 इमोशन एक साथ फील कर रहे हो, ठीक है। आप एक ही समय पे खुश भी हो रहे हो और बहुत ज्यादा तकलीफ में भी हो, है ना। तो जैसे आप देखो कि आप शादी कर रहे हो,
ठीक है। अब शादी करने के टाइम पे क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर वो एक डर भी होता है, खुशी भी है और डर भी है, दो अपोजिट इमोशंस साथ में फील कर रहे होते हैं। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो और आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, आपको पता है कि इस एग्जाम के बाद आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, तो वो फीलिंग भी है कि चलो फाइनली एग्जाम आ गया, आज मैं इस एग्जाम लिखूंगा। पर वो नर्वसनेस भी है, वो फियर भी है, और कहीं ना कहीं फिर आपको ये कुछ कोई बोल दे कि अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, तो फिर गिल्ट भी आ जाएगा। तो ये देखो, बहुत सारे इमोशंस आपको साथ में आ गए। अभी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, जैसे आप स्कूल में ग्रेजुएट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहे हो। तो उस समय आपको क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो कि स्कूल का लाइफ पूरा हो गया, अब मैं एडल्ट हो गया, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को छोड़ने का, जो आपके साथ इतने टाइम थे, वो स्कूल लाइफ एंड हो रहा है, उनके लिए तकलीफ भी होती है। आप कोई नया जॉब शुरू कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि अरे वाह, फिर से नया जॉब, नई सैलरी, नए लोग। बट एक डर भी होता है अंदर ही अंदर, पता नहीं कैसा होगा, किस तरीके का माहौल होगा, कैसा चलेगा, कब तक चलेगा। और जब रिलेशनशिप एंड हो, जैसे मैंने मैरिज की बात बताई, वैसे ही अगर कहीं डिवोर्स हो रहा हो, उस केस में भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था वो खत्म हुआ। लेकिन दुख भी होता है, नो डाउट, उसमें ऐसा दुख भी होता है कि जिसके साथ हम इतने समय तक रहे, आज वो मेरे साथ आज के बाद नहीं होगा, अब उसके साथ सारी चीजें खत्म हो गई। तो दो अपोजिट इमोशंस जिसको आप बोल सकते हो, दो बिल्कुल ही अलग इमोशंस आप साथ में फील कर रहे हो, दैट इज मिक्स्ड इमोशन। अब कई बार क्या होता है कि जब आपको कोई ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हो या आप खुद दे रहे हो, इन दोनों केस में क्या होता है कि आप को ये भी फील होता है कि अरे कितना केयरिंग है, मेरे बारे में केयर कर रहा है और मुझे इतनी सारी चीजें बता रहा है। पर एक ये भी लगता है कि भाई क्यों इतन सबके सामने, या फिर सबके सामने नहीं भी तो कितनी सारी नेगेटिविटीज आ रही है। तो कोई भी फीडबैक के टाइम पे वो केयर और एंग्जाइटी दोनों होती है, तो ये सारे मिक्स्ड इमोशंस हैं, है ना। तो अभी आपको समझ में आ गया कि बेसिक इमोशंस, जो इनेट इमोशन है, जो बचपन से आप लेकर के जैसे चल रहे हो सबका एक जैसा है। जो कॉम्प्लेक्स इमोशन है वो इंडिविजुअल बेस्ड है, इंडिविजुअल की कैसी कंडीशनिंग है, कैसा परिवार है, कैसी सोसाइटी में रहा है, उस कंडीशनिंग के हिसाब से, अपने वैल्यूज के हिसाब से वो फील करता है उस पार्टिकुलर सिचुएशन में। और जब हम मिक्स्ड इमोशन की बात करते हैं, तो मिक्स्ड इमोशन मतलब दो अपोजिट इमोशंस, दो अलग अलग तरीके के इमोशंस आप एक सिचुएशन में एक जैसा फील करते हो, है ना। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ओके, इमोशन चेक इन के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले शांति से एक जगह पे आप जहां भी बैठे हैं बैठिए, और अपने आप से पूछिए कि आप अभी इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से आपसे आपके साथ करेंगे। जब आप अभी बैठ रहे हो, अपनी आंखें बंद कर लो और पूरा का पूरा ध्यान इस आवाज पे रखो। अपने पूरे शरीर पे, सर से लेके पांव तक, अपने भीतर की आंखों से देखने की कोशिश करो। तुम्हारा माथा, आंखें, नाक, लिप्स, नेक, पीछे का सर का हिस्सा, कंधा, दोनों हाथें, छाती, पेट, पीठ का ऊपरी हिस्सा, पीठ का निचला हिस्सा, नितंब, जंघा, दोनों नीज, पूरा का पूरा पैर। अपने पूरे शरीर को सर से लेके पांव तक पूर्ण रूप से निहारो। दाएं बाएं, आगे पीछे। अब कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी हलचल हो रही हो, कोई भी झुंझलाहट, कोई भी थरथराहट महसूस हो रही हो, अपने ध्यान को शरीर के उस हिस्से पे लेके जाओ। कहीं पे कोई गर्माहट महसूस हो रही हो, कहीं पे झुंझुनी भर आई हो, कहीं पे अचानक से दर्द महसूस हो रहा हो,
बस अपने ध्यान को शरीर के उस हिस्से पे लेके जाओ, उस अंग को महसूस करो। एक गहरी सांस लो और अपने भीतर जो कुछ भी महसूस हो रहा है उस इमोशन को आइडेंटिफाई करो, समझो, और जो भी इमोशन समझ में आया उसको एक वर्ड में इस कमेंट में लिख के बता दो। ठीक है? तो तुम चाहो तो इस कमेंट में जो भी इमोशन समझ में आ रहा था एक वर्ड में लिख सकते हो, और उस इमोशन का शिफ्ट बाय द एंड फिर तुम लिख सकते हो। तो इसमें तुम्हारे 2 कमेंट हो जाएंगे। अभी तुमने क्या फील किया, हम एक और एक्टिविटी करेंगे, उससे देखेंगे कि उस इमोशन में शिफ्ट आया या नहीं। क्योंकि जब हम बॉडी में अवेयरनेस डालते हैं तो बॉडी अवेयरनेस के साथ ही हम अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, अपने इमोशंस पे पूरी तरीके से हमारा ध्यान जाता है। और फिर जब हम इमोशन पे ध्यान डालते डालते हैं तो जो इमोशन में चेंजेस होते हैं, जब हम कोई एक्शन करते हैं ना, कोई काम करते हैं, तो उस काम करने के साथ उसका कुछ तो रिजल्ट होगा ना। तो सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट होता है वो हमारे इमोशंस पे ही होता है ना। तो इसीलिए हम ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इमोशन हमारे लाइफ में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कैसे ये इम्पैक्ट डालते हैं। तो तुम देख रहे हो कि अगर तुम्हारे इमोशंस जो है वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड मतलब तुम उनको रिमोट कंट्रोल की तरह घुमा नहीं सकते हो, पर हाँ उनको चैनलाइज जरूर कर सकते हो। अगर कोई किसी ने तुमको तकलीफ दिया तो तुम वहां पे जोर जोर से हंसना ये इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है ना। इमोशनल मैनेजमेंट क्या है कि तुम उस चीज को समझ रहे हो कि अच्छा इसकी वजह से मुझे ये दर्द हुआ, अब इस दर्द से मैं क्या कर सकती हूँ, इस दर्द में मेरे से क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप, माँ बेटे का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है। किसी भी रिलेशनशिप में क्या होता है कि कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज होती है किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से, है ना। अब जब वो मिसकम्युनिकेशन हुआ, मिसकम्युनिकेशन मतलब क्या, या तो बात अधूरी कही गई या फिर कुछ बात नहीं कही गई जो बतानी थी, और इस वजह से क्या हो गया कि जब तुमने वो चीज शेयर नहीं की तो ड्रिफ्ट पैदा हुआ, यानी कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ने लगे। तो जब हम इमोशनली अवेयर होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें कितनी बात रखनी है, कहाँ तक रखनी है, और वो हमें रिलेशनशिप्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इसीलिए कहते हैं कि इमोशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए। अपने लिए तो है ही फॉर श्योर, यू सी तुम्हारा फिजिकल हेल्थ इससे इंप्रूव करेगा, है ना। और जब तुम जानते हो कि किसी के साथ क्या कम्युनिकेट करना है, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं, मेरे ये कहते के साथ ये मेरे से दूरियां बनाने लगता है, मेरी इस बात से ये बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, तो मैं ये नहीं करूंगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो मर्जी आया बोल लिया, कह रहे मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने ये तो कर दिया, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा, तुम मजाक को इतना भारी कैसे ले लेते हो। इन मजाक करने वाले लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर उनके मजाक से किसी को तकलीफ हो रही है, अगर उनके मजाक से किसी को किसी भी तरीके से तकलीफ हो रही है, तो आपका मजाक सिर्फ आपकी हंसी खुशी के लिए है, आप सिर्फ खुद को एंजॉयमेंट कर रहे हो। तो एक होता है कि फिजिकली किसी को थप्पड़ लगा करके और उसको हर्ट करना, और एक होता है इमोशनली हर्ट करना। तो आप किसी को उसके शेप, उसके साइज, उसके इवन बिहेवियर, एट टाइम्स आप जानते हो किसी के बिहेवियर कि आप ऐसे क्यों हंस रहे हो, इस तरीके की हंसी क्यों। तो जब आपको पता है कि अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो और इससे कोई हर्ट हो रहा है तो वो मजाक तो बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने रिलेशनशिप में भी उसको कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप अवेयर हो इमोशनली कि मेरी इस बात से कहीं ना कहीं ये तो हर्ट हो जाता है ना। भले ही मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, पर इस प्यारे दोस्त को मैं बार बार मोटा मोटी या फिर ऐसा कुछ कि तुम्हारी हंसी कुत्ते जैसी है, ऑल दिस काइंड ऑफ यू सी थिंग्स वी लिसन व्हेन वी आर विथ आवर क्लोज फ्रेंड्स। उनको लगता है कि ये तो हमारे क्लोज फ्रेंड्स, इनको हम कुछ भी कह दे चल जाएगा, फॉर श्योर चल जाता है। लेकिन जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो वो शब्द कहीं ना कहीं उसको हर्ट करता है।
अभी जैसे मैंने ताव में आकर एक शब्द इस्तेमाल किया, वो भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि अभी जस्ट यूज किया, उसके लिए मैं फिर से माफी मांगती हूँ। क्योंकि कोई भी शब्द जब हम अ, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर बाद में गिल्ट हो, तो वही अवेयरनेस है ना। कि अभी जैसे मुझे समझ में आया कि कुछ एक बात मैंने ऐसी कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, है ना, जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसके ऊपर बाद में फिर वाद विवाद हो जाते हैं। तो वहां हमें, जब अवेयरनेस होती है तो इन चीजों का इल्म होता है, ख्याल होता है, और हम उसके लिए केयरफुल होते हैं। और फॉर श्योर अगर आप अपने इमोशन का ख्याल रख रहे हो, अपने इमोशनल के लिए अवेयर अवेयर हो, तो आपका मेंटल हेल्थ भी काम, पीसफुल, इंटैक्ट होता है। आपका फोकस्ड अटेंशन होता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे होते हो, जिस वक्त में जहां होते हो वही होते हो। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये आपको क्या कर रहा है, जब आप फोकस्ड हो तो डिसीजन मेकिंग आपका परफेक्ट है। तो इसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें अपने इमोशन का ध्यान रखना है। एक और चीज जो इसमें मेंशन नहीं किया, आपको पता है कि अगर आप फाइनेंसेस की बात करते हो, फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हो, तो जब आपका मेंटल हेल्थ बराबर है, रिलेशनशिप सही है, कम्युनिकेशन सही है, तो एज अ रिजल्ट आपका क्या हो रहा है, फाइनेंसेस भी बराबर है, आप अपने जॉब में, अपने काम पे भी पूरा ध्यान दे रहे हो, पूरे तरीके से हो। ठीक है, अभी हम इस सिचुएशन को पढ़ेंगे और इस सिचुएशन के हिसाब से मैं आपसे कुछ सवाल करेंगी। ये सिचुएशन एक क्लासरूम का है। इस क्लासरूम में कुछ होता है दो दोस्तों के बीच में। आप, इवन इफ आप एक स्टूडेंट नहीं हो, जस्ट ट्राई टू लुक इन टू दिस सिचुएशन और समझने की कोशिश करिए कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं। सो आई रीड द सिचुएशन फॉर यू पीपल। Ria stood at the school gate holding her result envelope. She had worked very hard all year, staying up late and missing outings with friends. When she opened the envelope, her hands trembled. She had passed with good marks, enough to move to the next class. She smiled with relief. Then she noticed her best friend standing a few steps away, crying softly. Her friend had not passed. Ria folded the paper and walked toward her friend, unsure whether to celebrate, comfort, or stay silent. अभी इस तरीके के सिचुएशन आपके लाइफ में हर मोड़ पे कहीं ना कहीं आता होगा, जहां पे आपको ये समझ ही नहीं आता कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। Okay, so I will talk about one another situation after this. Maybe it will be relevant for you. So let's go ahead with this emotion scenario. आप जब रिया के बारे में सोच रहे हो, रिया की कहानी को आपने देखा, रिया के इस इंसिडेंट को आपने पढ़ा, आप क्या फील कर रहे थे? वेयर यू वर लाइक, दिस इज नॉट माई स्टोरी, वाई शुड आई बॉदर, रिया अलग है, रिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है मेरे पास। अगेन दैट्स ऑल्सो अ फीलिंग कि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या फिर when you see you could correlate with your own story, मे बी आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा कुछ घटित हुआ हो और जिसमें आपने ऐसी ही फीलिंग, जिस तरीके से रिया का सिचुएशन था वैसा ही हुआ, और आपने भी उसी तरीके से उस कंफ्यूजन में थे कि इससे मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, इसको सांत्वना दूं, क्या करूं, है ना। तो आपको रिलीफ था कि चलो मैं तो पास कर गई, इसका नहीं हुआ, अब पता नहीं इसका जो भी है। या फिर आप बड़े खुश थे कि भाई मैं पास निकल गई, मेरे घर के लोग तो बड़े खुश होंगे, अब देखते हैं इसका क्या करेंगे। या फिर आप सैड थे कि भाई मेरा तो हो गया, ये तो नहीं निकली, अब क्या। या फिर आप गिल्टी फील कर रहे थे कि आप कुछ कर लेते, शायद वो भी हो जाते, आप थोड़ा हेल्प कर देते उसको। अब इन चीजों को बात करते हुए मैं आपको एक छोटा सा सिचुएशन पहले देती हूँ। एक छोटी सी बच्ची जिसका नर्सरी में एडमिशन होना था, और उसकी एक फ्रेंड, दोनों का साथ साथ सारे स्कूल में जितने एप्लीकेशन फॉर्म्स थे वो सबमिट हुए, क्योंकि पेरेंट्स भी अच्छे फ्रेंड्स थे इसलिए बच्चे फ्रेंड्स थे, तो सब जगह सबमिशन हो गया। और क्या हुआ कि 3 राउंड तक इन दोनों फ्रेंड्स का साथ में चला। एक जिस स्कूल में इनको इंटरेस्ट था, जिसमें चाह रहे थे, उसमें दोनों का साथ साथ 3 राउंड तक क्लियर हो गया। जो लास्ट राउंड था, वो इन 3 राउंड के बाद, 3 इंटरव्यू होने के बाद, मतलब बच्चे से साथ इंटरव्यू, रिटन और जो भी इंटरव्यू इनका होता है छोटे बच्चों का, और साथ में फिर पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू, सब होने के बाद जो लास्ट इंटरव्यू था,
सॉरी लास्ट राउंड था वो लॉटरी राउंड था। अब उस लॉटरी में एक फ्रेंड का निकल गया, दूसरी फ्रेंड का नहीं निकला। अब बच्चे की एज समझो, नर्सरी का बच्चा, दोनों नर्सरी में है, दोनों फर्स्ट टाइम स्कूल जाएंगे प्ले स्कूल के बाद फॉर। अब ये जो बच्चा है जिसका हो गया, अब बताओ वो खुश होगा, दुखी होगा, या फिर मतलब कैसी फीलिंग होगी इस छोटे बच्चे की? आप सोचोगे तो छोटा बच्चा है, इसको क्या ही फील होगा, बट रियलिटी में आप देखोगे दोनों के दोनों उदास हैं, दोनों दोस्त उदास हैं। क्यों उदास हैं? एक का हो गया, दूसरा दोस्त अब छूट जाएगा। पर जिस दोस्त का हो गया वो अपने दूसरे दोस्त को सांत्वना दे रही है कि देखो कोई बात नहीं, हम स्कूल में साथ नहीं होंगे पर घर तो हमारा पास में है, और हम हमारा प्लेग्राउंड भी सेम है, तो हम स्कूल साथ नहीं जाएंगे पर बाकी टाइम तो हम साथ रह सकते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है इस बच्चे में, आप देख रहे हो छोटा सा बच्चा, और वो अवेयर है अपने इमोशन को लेकर के, होपफुल है कि ये सिचुएशन ने हमें ऐसा दिया पर हम इसके साथ काम कर सकते हैं। यहीं पे इमोशनल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। तो इसमें एज लिमिट की कोई बात नहीं होती है। एक छोटा बच्चा भी इमोशनली अवेयर हो सकता है, और एक बहुत ही अधेड़ उम्र का आदमी भी इमोशनली अनअवेयर हो सकता है। तो आपको अगर मैं बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, किसी भी इंसान के लिए आज के दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होता है कि कोई आपका सबसे प्यारा, जीवन के सबसे करीब हो, और वो उनको आपने खो दिया हो, और सबसे पहला जो सवाल आएगा आपके पास वो, हाँ ये कैसे कैसे हो गया आपके साथ, ये किस तरीके से हो गया? तो यहाँ पे जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वो आपके दुख में शामिल होने के लिए नहीं, या आपके बारे में जानकारी के लिए नहीं, सिर्फ एक स्टोरी समझने के लिए, एक कहानी, है ना? तो उस केस में आप क्या फील करते हो इमोशनली? आप किस तरीके से और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हो, और कहीं ना कहीं वो एजिटेशन आ जाता है, और फिर आप ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाने लगते हो। तो यहाँ पे हमें ये जो खास तरीके के इंसान हैं जो इमोशनली इतने अनअवेयर होते हैं कि उनके लिए इंसिडेंट क्या कैसे हो गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, सामने वाले के साथ क्या चल रहा है। तो वहां पे ये तो सेकेंड स्टेज में आएगा कि अगर आप रिया के सिचुएशन में हो, या जो मैंने अभी बताया जिस तरीके का सिचुएशन है वो बहुत ही मुश्किल वाली घड़ी होती है, जिसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई जो हो गया चलो कोई नहीं, सब ऐसा तो सबके साथ होता है। सो दीज आर द कॉमन statements you would get from the people, but this is not going to help anyone। सिर्फ कहने के लिए कुछ भी कह देना जरूरी नहीं होता है, आपका कुछ ना कहना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है उन सिचुएशन में। जस्ट गोइंग ओवर दिस, सिटिंग इन साइलेंस इज मच मोर देन टेलिंग कि अरे ये तो सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हो गया, कोई बात नहीं, वक्त की फेरी है, अभी ऐसा वक्त है, बाद में अच्छा वक्त हो जाएगा। सो दीज आर द कमेंट्स यू वुड गेट ऑलवेज फ्रॉम पीपल, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ पीपल। यहीं पे आपको समझने की जरूरत है कि कितनी जरूरत है हमें इमोशनल अवेयरनेस की, क्योंकि जब वो ऐसी बातें हम सुनते हैं तो दुख कम नहीं होता, और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा तकलीफ एक्यूट हो जाती है। तो वहां एम्पैथी की जरूरत होती है सबसे ज्यादा। अगर आज इंसान को कुछ चाहिए तो एम्पैथी चाहिए होता है। वो भी एक स्टेजेस है, स्टार्ट तो सिंपैथी से ही होता है, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे आसपास कितना कुछ है जिसमें हमारी अटेंशन की जरूरत है। तो वहां पे हम हर जगह वो एम्पैथी शो भी नहीं कर सकते, हमारे अपनी लिमिटेशंस हैं। तो वहां सिंपैथी मतलब कहीं किसी जरूरतमंद को कुछ हेल्प कर दिया किसी तरीके से, तो सिंपैथी शो हो गया। एम्पैथी जब हम अपने दोस्तों के साथ हैं, अपने घर वालों के साथ हैं, तो उस जगह पे इस रिलेशनशिप को और बनाने के लिए क्लासरूम में है एम्पैथी शो किया। पर उससे भी ज्यादा जरूरत होती है प्रैक्टिकल लाइफ की। प्रैक्टिकल मतलब आप एम्पैथी भी शो कर रहे हो, उस एम्पैथी के साथ साथ आपको अपने लिमिटेशंस होने चाहिए कि वो एम्पैथी शो करते करते आप खुद वल्नरेबल ना हो जाओ। एम्पैथी का मतलब क्या हुआ कि आप किसी और की लाइफ में घुसकर उसके वो जो भी महसूस कर रहा है वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। इसको इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, पुटिंग योर लेग्स इनटू द शूज ऑफ अदर्स, है ना? तो आप किसी और के फीलिंग जो वो फील कर रहा होगा उस सिचुएशन में, उसको फील करने की कोशिश करते हो। दैट इज व्हाट एम्पैथी इज। अब ये एम्पैथी, अब मान लो कि आप हर एक सिचुएशन में अगर एम्पैथी करने लगे तो क्या होगा? आप सबके लिए पेन, अगर सारा हर्ट फिर आपके अंदर आएगा, फिर आप खुद परेशान हो जाओगे। इसीलिए एक बाउंड्री, एक लिमिटेशन होना भी बहुत जरूरी होता है।
कन्फ्यूजन की बात अगर हम करें तो हाँ, कंफ्यूज होते हैं कि हम इससे कुछ बात करें, मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है, या चुप हो जाए। अभी जस्ट हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, हम लोग कुछ बहुत सारे यात्री गए थे एक जागृति यात्रा में, और वहाँ सुबह सुबह एक मैसेज देखा मैंने कि एक लड़की जो कि मुश्किल से 25 साल की, 23 से 25 साल के बीच की रही होगी, और उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। अब इस बात के ऊपर क्या लिखूं? ओम शांति, पर मेरे ओम शांति से क्या होगा? या फिर मैं अपने दुख को व्यक्त करूं कि कैसे हो सकता है ऐसा? अभी तो वो हंसती खेलती प्यारी सी लड़की, इतने सारे सपने उसके, सब खत्म। ये लिखूं या कुछ नहीं कहूं? तो ये जो कंफ्यूजन है, जिसमें हम या तो साइलेंस में जाने की कोशिश करें, या अपने फीलिंग को अभिव्यक्त करने की कोशिश करें, उसके उसके परिवार के प्रति और बाकी लोगों के प्रति एम्पैथी शो करने की कोशिश करें, ये एट द एंड डिसीजन हमारा है। इसमें कहीं भी कुछ भी सही या गलत नहीं है। इट इज ऑल अबाउट हम इस सिचुएशन में क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो वो इमोशनली अवेयर होकर के अगर हम डिसीजन लेते हैं, तो फिर हमें अपने हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने होते हैं। ठीक है। तो ये सवाल था कि अगर आप प्रिया की जगह पे होते तो क्या करते, या आप मेरी जगह पे होते, अभी जो मैंने अभी मैसेज की बात की जिसमें हम कंफ्यूज थे, और उस कंफ्यूजन के बाद जो भी मेरा डिसीजन था, मेरा अपना डिसीजन था, आप अगर उस जगह पे होते तो क्या करते? तो ये सवाल है आपके सोचने के लिए, आप कितने अवेयर हैं और आप क्या डिसीजन लेते हो। अब क्या क्या वेज है अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए? तो कुछ थोड़े बहुत तरीके हम यहाँ पे बात करेंगे। एक तो डीप ब्रीदिंग है, यानी कि जब भी आपको लगे कि आप इमोशनली एकदम किसी इमोशन को बहुत ज़्यादा मतलब फील कर रहे हो उस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हो किसी बात से, उस नाराजगी के साथ आप डीप ब्रीदिंग, मतलब अपने ध्यान को तुरंत शिफ्ट करो अपने ब्रेथ पे। आप आप ये चेंज दे सकते हो एक बार में ही। आपको बहुत ज्यादा नाराजगी हो रही है किसी भी बात को लेकर के, बहुत ज्यादा गुस्सा है, और तुरंत उस गुस्से को 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए आप साइड करो और अपने ब्रेथ पे ध्यान दो। और ये गुस्से में तो नहीं होगा कि आप बहुत नाराज हो और किसी से बात करने लगो जो आपका प्रेमी है। ये तब जब आप दुखी हो, किसी बात का मतलब एंग्जाइटी हो, किसी परेशानी से जूझ रहे हो, उस समय में आपका जो भी हितैषी आपको लगता है। और क्या आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको लगता है कि कोई भी इस जब दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दोस्त आपका ऐसा नहीं है क्योंकि आप उससे कुछ भी कहते हो और वो एक पब्लिक स्टेटमेंट बन जाता है, और आज की डेट में आपको मालूम है कि डिजिटल मीडिया में जो भी अवेलेबल है आज, वो कभी भी वहां से डिलीट नहीं होता है। तो वंस अवेलेबल इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन डिजिटल मीडिया। तो इसके लिए हमें बहुत सोच समझ करके कुछ बोलना होता है किसी से भी। और आप चाहते हो कि मतलब किसी इंसान से नहीं कहूँ, आपके लिए सबसे प्यारा अगर कोई है, पता है, ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, उन वृक्ष के नीचे बैठकर, इन पेड़ों के नीचे, जैसे आप तो अपने घर की तुलसी से भी बात कर सकते हो, अपने अगर घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं उनसे भी बातें कर सकते हो। और ऐसा कहा जाता है ये एक तरीके की थेरेपी है जिसमें आप किसी बहुत पुराने पेड़ के पास बैठ के उसको हग करके अपनी बातें बताओ। अब देखो कितना अच्छा फील होगा आपको। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम पेड़ों को इतने समय से पूजते आ रहे हैं, उसकी साइंटिफिक रीजन है, बट ये आपको बहुत हेल्प करता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने इमोशन को मैनेज करने के लिए। तो ये बहुत सुंदर थेरेपी है, आप एक बार करके देख सकते हो कि आप एक बार किसी प्लांट से या ट्री से बात करके देखो। और हाँ, आप उसको लिख सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप अपने सारे इमोशंस को लिख के, या इवन स्क्रिबल करके, आपको लिखने में बहुत मजा नहीं आता है तो स्क्रिबलिंग कर लो, सोचते सोचते ये हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, कुछ भी स्क्रिबल कर लो, कुछ ड्राइंग कर लो, कुछ भी जो आप अपने दोनों फिंगर्स और जो भी फिंगर आप यूज करते हो लिखने में, ड्रॉ करने में, कर लो। आपको और कुछ नहीं लगता है तो एक दीवार पे एक वॉलपेपर आता है, आप लगा करके उस पे रोज कुछ टाइम स्क्रिबल कर सकते हो। सो जो कुछ भी, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने उस फ्लेक्सन मसल्स को यूज करके खुद को रिलैक्स कर रहे हो, अपने इमोशन को मैनेज कर रहे हो। आपको देखोगे बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको समझने को आएगी। फिर फिजिकल एक्टिविटीज, सिर्फ वॉक कहते हैं आज के डेट में एक बून है इंसान के लिए, आपके फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, सिर्फ आपके इमोशनल फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए, और बाकी चीजों में भी आप इतने हेल्दी रहते हो कि वॉकिंग
बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है। उसके साथ साथ आप अगर हम कॉन्शियस मूवमेंट की बात करते हैं, जिसमें आप कॉन्शियसली अपने बॉडी को मूव कर रहे हो, डांस कर रहे हो, योग कर रहे हो, कुछ भी एक फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आप अपने पूरे बॉडी में एक मूवमेंट करते हुए या फिर इवन पॉज के साथ, एक साइलेंस के साथ अपने एक एक अंग को फील कर पा रहे हो, तो ये भी आपको इमोशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। माइंडफुल ब्रेक लेना, जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं, जिसमें आप कुछ काम कर रहे हो और बहुत ज़्यादा टायरिंग जॉब है, जिसमें आपको घंटों बैठना पड़ता है, खासकर जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कहा जाता है कि वो 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे तक काम करते हैं। तो इनको बीच बीच में ब्रेक तो लेना ही चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ सुबह से बैठी हूँ, तो बीच में एक बार उठ करके ब्रेक लेना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ बायो ब्रेक की बात नहीं हो रही है, एक ऐसा ब्रेक जिसमें आप जाके बाहर घूम के आ जाओ, थोड़ा सा इधर उधर देख के आ जाओ, कुछ गाने सुन के आ जाओ, थोड़ा सा किसी पे नाच लो। मतलब ये एक हैबिट में होनी चाहिए कि हम एक माइंडफुल ब्रेक ले। और माइंडफुल ब्रेक का मतलब ये होता है कि कहीं पे आप आधे घंटे, मतलब 5 मिनट की जगह आधे घंटे कहीं पे वेस्ट करके ना आ जाओ, या फिर आप इंस्टाग्राम लेकर के स्क्रॉल करने लगे और करते करते कब टाइम चला गया आपको पता नहीं चला। तो ये माइंडफुल ब्रेक नहीं है। माइंडफुल ब्रेक मतलब यू आर अवेयर कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 5 मिनट के अंदर वापस आ जाऊंगा। मैंने अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया, 10 मिनट मतलब 10 मिनट, नॉट मोर नॉट लेस। ठीक है, तो इसको हम माइंडफुल ब्रेक बोलते हैं। अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे हम करेंगे, और ये इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग का मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, जिसमें आप इनहेल कर रहे हो, फिर उसको होल्ड कर रहे हो, फिर एक्सहेल कर रहे हो, फिर होल्ड कर रहे हो। तो क्यों हम इनको बॉक्स बोलते हैं? क्योंकि जितना टाइम हम इनहेल में लगा रहे हैं उतनी ही देर उसको होल्ड करके रखते हैं, फिर उतने ही टाइम तक एक्सहेल करते हैं और फिर होल्ड करते हैं। तो ये एक बॉक्स बन जाता है, और इसको हम 3 बार करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग सब इस चीज को भी करेंगे। फिर से आंखें बंद कर लीजिए। हमने बॉडी अवेयरनेस ऑलरेडी अभी कुछ पहले किया था, तो अपने बॉडी को लेके फिर से अवेयर होंगे। अपने पूरे शरीर के लिए सचेत हो जाए। आपका दोनों पैर जमीन से जुड़ा हुआ है, आपने जमीन पे दोनों पैरों को रखा हुआ है। अपने पैरों को जमीन पे महसूस करिए। अपनी दोनों हथेलियों को आसमान की ओर रखते हुए अपनी भीतर की आंखों से अपने हृदय के बीचों बीच अपने ध्यान को ले जाएं। एक गहरी सांस ले, धीरे धीरे सांस को छोड़े। अब मेरी गिनती के साथ 4 गिनती तक इनहेल, फिर 4 की गिनती तक होल्ड करना है, फिर 4 की गिनती तक एक्सहेल, 4 की गिनती तक होल्ड। ये एक आवृत्ति हुई, इसे हम 3 बार करेंगे। शुरू करते हैं। इनहेल 1, 2, 3, 4, होल्ड 1, 2, 3, 4, exhale 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, inhale 2, 3, 4, exhale 2, 3, 4, hold 2, 3, 4, inhale, hold, exhale, hold. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Slowly take a deep, long breath.
and exhale it comfortably. Slowly you can open your eyes. And again, let me know in the comment, how did you feel after this activity? This is really a kind of miraculous activity which you can practice anytime. ये सही में चमत्कारिक प्रक्रिया है जिसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, और ये आपको बहुत जल्दी काम और पीसफुल बनाता है। अब ये नंबर्स को आप बदल भी सकते हो, जैसे आपने 4 सेकंड के लिए इनहेल किया, आप 6 सेकंड के लिए इनहेल करके 4 सेकंड होल्ड कर सकते हो, और फिर एक्सहेल करके फिर होल्ड। तो ये जो आवृत्ति है वो आपके इस, बस ध्यान ये रखना है कि होल्ड हमें ज़्यादा, मतलब इनहेल करते हुए ज़्यादा टाइम इनहेल किया, होल्ड हमें ज़्यादा वक्त रख करना है, फिर एक्सहेल करते हुए फिर होल्ड करना है। तो जब आप इस तरीके से करते हो तो आप अपने ब्रीदिंग को अपने कंट्रोल में लेते हो, और जब आप अपने ब्रीदिंग को अपने कंट्रोल में लेते हो, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी ब्रीदिंग, जिसमें आप कॉन्शियस होकर के ब्रीथ कर रहे हो, तो आप अपने जीवन को भी बढ़ा रहे हो, फोकस्ड को, अटेंशन को बढ़ा रहे हो, और अपने इमोशन के प्रति और भी ज़्यादा अवेयर होकर के प्रॉपर डिसीजंस ले सकते हो। तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, सबके साथ ये बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो। ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में देखते हैं। जैसे जब हम अपने इमोशंस को जान रहे हैं, उनको मैनेज कर पा रहे हैं, दूसरे के इमोशंस को भी समझ रहे हैं, और उनके प्रति भी हम इमोशनली अवेयर हो रहे हैं, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। जैसे आप आईक्यू की बात करते हो, इंटेलिजेंस क्वोशंट की, वैसे ही जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सब कुछ है कि आप अपने इमोशंस को कितना समझ पा रहे हो, दूसरे के इमोशंस को कितना समझ पा रहे हो, और उनको मैनेज कितना कर पा रहे हो, यही हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है। और अगर आज की डेट में जितने भी रिसर्च हैं वो बताते हैं कि अगर हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें तो सारे काम अपने आप ही आसान हो जाते हैं और अपने आप चलने लगते हैं। तो आज का जो ये हमने पूरा सेशन लिया, उसमें आपने किस इमोशन को सबसे ज़्यादा समझा अपने भीतर या अपने आसपास, जिस इमोशन पे आप समझते हो कि सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, और एक कोई भी स्ट्रैटेजी दैट आप ये पूरे सप्ताह में इस्तेमाल करोगे, और इस सेशन से आप क्या लेकर के जा रहे हो, वो अगर आप कमेंट में लिखो तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, और आपके लिए भी। आप जल्द से जल्द इस पूरे इमोशन को लेकर के अवेयरनेस को हमारे साथ बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इमोशन है वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और जब आप उसके प्रति अवेयर होते हो तो आप अपने ग्रोथ के, यानी कि अपने विकास में अपनी भागीदारी लेते हो। तो बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स। आप अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी ये काइंडनेस और ये जेनरसिटी शो करिए, और जब आप ऐसा करोगे तो हम सब एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर अपना संसार बना पाएंगे। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, विल कम अप विद डिफरेंट सेशंस सून। ठीक है।